सभी को नमस्कार दोस्तों, द हिंदू वीडियो में आपका स्वागत है। आज कई दिनों के बाद में द हिंदू का वीडियो बन रहा है क्योंकि बीच में आपको पता है अभी मेंस की एग्ज़ाम चल रही थी। मैंने कई वीडियो आपकी स्ट्रेटजी के बनाए हैं, तो डेली वाइज मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं वीडियो बना पाऊँ। तो ठीक है, चलते हैं अपनी द हिंदू की सीरीज़ में और बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा जैसे एक न्यूज़ और है कि द हिंदू की जो पीडीएफ आपको अपने जो मेन टेलीग्राम चैनल है अब उस पर नहीं मिलेगी। वहाँ पे मैंने एक सेकंड टेलीग्राम चैनल जो करंट अफेयर का चैनल है उस पर एक लिंक शेयर किया है, आपको वहाँ मिलेगा। या इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेक करना, एक नया टेलीग्राम चैनल हमने बनाया है क्योंकि आप जानते हो आजकल द हिंदू वाले कॉपीराइट स्ट्राइक दे रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि जो अपना मूल चैनल है, बड़ा वाला चैनल है, वो डिलीट हो जाए। इसलिए मैं अब करंट अफेयर की जो पीडीएफ फाइल आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको मिलेगी एक दूसरा करंट अफेयर का टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, जो अपना मूल टेलीग्राम, वहाँ पे भी मैंने उस टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक करना, आपको मिल जाएगा। थोड़ी सावधानी हमें रखनी पड़ेगी, अभी थोड़ा फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। आजकल कॉपीराइट वगैरह ऐसी आती है कि चैनल तुरंत डिलीट कर देते हैं। हम कितना अच्छा प्रयास करते हैं लेकिन ऐसी समस्या आती रहती है। और सबसे अच्छी बात मुझे अभी ये लगी कि आप लोगों का साथ इतना प्यार मुझे देखने को मिल रहा है। आप लोगों ने कितने कमेंट किए कि सर आप मस्त रहिए और हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, ये बात तो हौसला चाहिए होता है क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं है, ये आप लोगों का भी चैनल है। तो सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने चैनल की हम क्या करें, प्रोटेक्शन करें। ठीक है, अभी समस्याएं मतलब सुलझाई जा रही है, जो भी है समस्याएं अभी सुलझी नहीं है पूरी तरह से। क्योंकि उसमें एक समस्या ये होती है कि जैसे अभी एक कॉपीराइट स्ट्राइक आया है, यदि दो और आते हैं तो वो यूट्यूब वाले क्या करते हैं, उस चैनल को डिलीट मार देते हैं। बाद में हालांकि रिकवर होता है लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तब तक हमारे आप जानते हो कितने एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो ठीक है, वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, अभी प्रोसेस जो भी है चल रहा है। ठीक है, तो पहला जो आर्टिकल है इस पर हम जो बात करेंगे सोलर रेडिएशन को लेकर है, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट को लेकर है। जैसे हाल ही में आप जानते हो ग्लोबल वार्मिंग से लेकर काफ़ी सारी चीज़ें चर्चा में रहती है। तो क्या हम जो सौर विकिरण है इसका प्रबंधन कर सकते हैं? तो क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है? उसको लेकर ये द हिंदू में एक अच्छा आर्टिकल था, उसको लेकर हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे अभी हम बात करें, हमारे देश की बात करें, अगस्त के महीने में आपने महसूस किया होगा कि बहुत ज़्यादा मतलब सूखा रहा है। विशेषकर मैं अपने आसपास की बात करूँ, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे मैं रहता हूँ राजस्थान में शेखावटी क्षेत्र है, और वैसे लगभग पूरे भारत में ये कंडीशन रही थी कि मई जून के आसपास अच्छी वर्षा हुई थी और शुरुआत में जो फसलें ना वो बहुत अच्छी हो रही थी। खेत मतलब आप जानते हो फसलों से भरे थे, सभी किसान खुश थे। लेकिन अचानक जुलाई और अगस्त में क्या हुआ, विशेषकर अगस्त महीने में क्या हुआ, वर्षा हुई नहीं। तो जो लास्ट समय फसलों को पानी चाहिए था तो पानी नहीं मिला और फसलें खराब हो गई। और किसान के साथ बहुत सारी समस्या यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल रूप से देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा नुकसान उनको हुआ है, फसलों को लेकर हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी से जुड़ा हुआ है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी फसलें अच्छी नहीं होगी, मानसून अच्छा नहीं होगा तो खाद्य सुरक्षा का मुद्दा साफ साफ यहाँ पे जुड़ा है। गरीबों को भोजन कहाँ से मिलेगा, सस्ता भोजन कहाँ से मिलेगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्या हम ग्लोबल वार्मिंग इन सब चीज़ों को इनका प्रबंधन कर सकते हैं? इसी दृष्टिकोण से आर्टिकल था कि इसमें विशेषकर चर्चा है किसके बारे में, एसआरएम, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो इसमें हाल ही में जैसे ऐसी कई वैज्ञानिकों को बैठक हुई थी, उसमें ऐसा बताया गया कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। लेकिन इसकी जो समस्या है बहुत ज़्यादा है। अभी जैसे हम बात कर सकते हैं कि हम बात कर, जैसे हमारी पृथ्वी है और भारी वायुमंडल है, तो जहाँ से मतलब सूर्य का जो प्रकाश आता है जिस एंगल से आता है, तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा हम कर सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश को या तो वापस परावर्तित कर दे, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अपनाएं कि सूर्य का प्रकाश जैसे हमारे वायुमंडल में आता है वो परावर्तित हो जाए, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके। ठीक है, तो लेकिन इससे क्या प्रभाव होगा कि जो एक नेचुरल फिनोमिना बनता है वो उसको नुकसान हो सकता है। तो वैज्ञानिक ये बोल रहे हैं कि ऐसा कर तो सकते हैं लेकिन इससे क्या होगा हम नहीं जानते हैं। हो सकता है इससे कई जगहों पर बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाए, कहीं पे नहीं हो, तो हम इसके साथ छेड़ करना, जो वायुमंडल है उसके साथ छेड़छाड़ करना ठीक नहीं रहेगा। इसका खतरा ऐसा बताया जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि कैसे जो आने वाला सौर प्रकाश है उसका हम प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है, इसको क्या बोला गया है, जियो इंजीनियरिंग बोला गया है, जियो इंजीनियरिंग, कि ऐसा हम कर सकते हैं कि ऐसी तकनीकें अपनाकर ऐसा किया जा सकता है कि मौसम प्रणालियों को हम ऐसा नियंत्रण में ला सकते हैं। तो ये जियो इंजीनियरिंग जो वर्ड है, कई बार क्वेश्चन आ सकता है, इसको लेकर चर्चा में रह सकता है, तो इसको विशेष आपने ध्यान रखना है। तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है सौर विकिरण प्रबंधन के लिए, ऐसी कौन सी विधियां हैं, ठीक है, उनको हमें देखना है। तो कभी कभी हो सकता है प्रीलिम एग्जाम में या मेंस के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप कुछ कुछ वीडियो के बारे में लिख देना। जैसे यहाँ पे स्पेस सन सेट कर सकते हैं, जैसे इसका विशेषकर जो है यूजिंग मिरर इन स्पेस, मतलब ऐसा एक सैटेलाइट, बड़ा सैटेलाइट लगा सकते हैं जहाँ से जो एंगल होता है, जैसे जो लैग्रेंज पॉइंट है जहाँ से सूर्य का प्रकाश आता है, उस पर हम ऐसा कर सकते हैं। वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि ऐसा किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ एरोसोल का छिड़काव करके किया जा सकता है।
ठीक है। और क्या इसमें ये टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पर याद रख लेना। इसके अलावा जो मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग है, ये भी एक टेक्नोलॉजी है जो ऐसा कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे ऐसा कहा जाता है जो हमारे घर है उन पर ऐसा हम कलर करें, है ना, जैसे विशेषकर छतों पर ऐसा कलर करें कि जो सोलर रेडिएशन है वो तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाए, तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन वैज्ञानिक अभी श्योर नहीं इस चीज़ को लेकर कि ऐसा करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। ये आर्टिकल अच्छा लगा मुझे, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन कभी आ सकता है मेंस में, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर काफ़ी चीज़ें चर्चा में रहती है। यदि मेंस में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप जहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग इनका समाधान की बात करते हो, जहाँ टेक्नोलॉजी की बात करते हो, वहाँ इन चीज़ों को आप बता सकते हो, ठीक है। तो जैसे अभी हाल ही में क्या हुआ था, जो क्लाइमेट ओवरशूट कमीशन है, विशेषकर इनका भी ये मानना था कि अभी इसको लेकर हम काफ़ी सावधानी बरत रहे हैं, काफ़ी इस पर रिसर्च किया जा रहा है, तो अभी कह नहीं सकते इसके बारे में। तो यहाँ पे क्लाइमेट ओवरशूट कमीशन कभी प्री में आ जाए तो थोड़ा सा गूगल कर लेना, ये आपको थोड़ा बहुत देखना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, ठीक है। ओके, तो इस टाइप की क्वेश्चन आपने देखा 2023 की मेंस के एग्जाम में भी आए GS3 में, कि IPCC की रिपोर्ट आई थी उसमें ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट, इसको आप कह सकते हो 5 स्टार वाला कह सकते हो। ये क्वेश्चन प्री में एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जैसे अभी हाल ही में क्या हुआ है, हमारी 2 साइट को क्या किया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, यूनेस्को के द्वारा दिया गया है। एक साइट कौन सी है, एक तो 3 जो होयसल मंदिर है वहाँ के कर्नाटक के, और इसके अलावा शांति निकेतन बंगाल। तो ये 2 साइट किस में जोड़ी गई है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ी गई है। आपने देखा होगा प्रीलिम्स एग्जाम में जब जब ऐसी चीज़ें चर्चा में रहती है, करंट अफेयर की, ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं। 2021 के एग्जाम में धोलावीरा आया था, उससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है 2014-15 के आसपास। यानी जो विश्व धरोहर है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज जैसे न्यूज़पेपर में, कल वाले न्यूज़पेपर में चर्चा में था, ठीक है। तो कर्नाटक में क्या है, कर्नाटक में जो मंदिर है वहाँ के, जो होयसला मंदिर जिनको बोलते हैं, ठीक है, इनका आर्किटेक्चर आपको थोड़ा बहुत पता हो। आपने मंदिर की जो आर्किटेक्चर देखा होगा, टेम्पल की आर्किटेक्चर, जैसे हम द्रविड़ शैली साउथ में बहुत ज़्यादा मंदिर बने हैं, आपने उत्तर में देखा होगा नागर शैली, और मध्य में क्या है, वेसर शैली। तो इसकी शैली कौन सी, जितने भी होयसल मंदिर है कौन सी शैली में बने, ये वेसर शैली में बने। मंदिर की जो शैली होती है ना, वेसर शैली, कभी कभी प्री में आएगा कि किस शैली में ये आर्किटेक्चर देखा गया इनका, ठीक है। तो 3 मंदिर प्रमुख रूप से यहाँ पे, अभी इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो जो होयसल मंदिर इन कौन सी शैली में बने, हाइब्रिड शैली में बने, ठीक है, वेसर शैली में कह सकते हो आप इसको, है ना। तो पहला मंदिर कौन सा है, बेलूर में है चेन्नाकेशव मंदिर, और इसका निर्माण कब हुआ था, 1116 के आसपास हुआ था, जब मतलब जो वहाँ के राजा विष्णुवर्धन ने चोलों पर भी अपनी विजय हासिल की थी। कभी कभी प्री के अंदर ऐसे ही स्टेटमेंट बनेंगे कि हाँ इस नदी के किनारे है, जैसे ये शहर जो किस नदी के किनारे, यांगाची नदी के किनारे। जब लास्ट ईयर आपने या उससे पहले भी कितनी क्वेश्चन आपने देखे जो मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं, कि कौन सा जो हिस्टोरिकल पैलेस है किस नदी के किनारे हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, विजयनगर से लेकर कितने क्वेश्चन देखे हैं आपने। तो इस टॉपिक को बहुत ही आप इंपॉर्टेंट समझना, इसको बार बार रिवीजन करना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ का जो मंदिर है एक तारे के आकार का है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आया था मंदिर कौन सा भारत में एकमात्र गोलाकार मंदिर है, ऐसे कुछ करके स्टेटमेंट बनाए गए थे ना। तो इन मंदिरों का ध्यान रखना कि इसका आकार का है, तारे जैसा है, और ये किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी देखे गए हैं, तो इसको आप एक बार रिवीजन करोगे आराम से, इसका आप इसकी तस्वीर गूगल देख लेना, और भी कर लेना, वीडियो देख लेना, ठीक है। इसके अलावा हेलीबीड में क्या है, होयसलेश्वर मंदिर, ठीक है, थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है नाम, ठीक है, इसके लिए माफी चाहूँगा, उच्चारण थोड़ा गलत किया हो तो कोई बात नहीं। तो है सेकंड जो मंदिर है क्या है, हेलीबीड में होयसलेश्वर मंदिर, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। ये किसको समर्पित है, ये एक शिव मंदिर है, ठीक है। और इसके दृष्टिकोण से हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे बहुत सारे पहलुओं की हमें जानकारी मिलती है, रामायण महाभारत और भागवत पुराण के बहुत सारे दृश्य यहाँ पे मिलते हैं। जब स्टेटमेंट बनेगा विशेष तौर पर ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, तो इनको आप देखना है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मतलब जैन मंदिर भी देखे गए हैं, सीढ़ीदार कुआं भी यहाँ पे देखा गया है, तो ये आपको देखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और मंदिर कौन सा है, सोमनाथपुर का केशव मंदिर है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनकी भी जानकारी आप देखना। भगवान कृष्ण के जो रूप है, जनार्दन, केशव, वेणुगोपाल, इनको ही समर्पित है, ठीक है, इनकी जानकारी है। इसके अलावा साथ में यहाँ मैंने डिटेल लगा दी है कि भारत की कितनी मतलब आप जानते हो कितने स्थल यूनेस्को की साइट में शामिल है, मतलब हेरिटेज साइट में शामिल है, 42 स्थल है, जिनमें से 34 क्या है, कल्चरल साइट है, ठीक है, ये पूरी लिस्ट आप देख लेना इसमें। और इसके अलावा 7 है नेचुरल साइट, ग्रेट हिमालय से लेकर आप देख सकते हो, एक मिक्स्ड साइट है ना। और हाल ही में किसको शामिल किया कि 2 साइट यहाँ पे देखना आप, इनको शामिल किया, शांति निकेतन और जो ये मंदिर की हम बात कर रहे थे, इनको इसमें शामिल किया गया है। आप मैप पे भी देख सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा शांति निकेतन को भी अभी हाल ही में दर्जा दिया गया है, तो आप ये जानते हो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन प्री एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन आपके कहाँ काम आएगा, विशेषकर जैसे जैव विविधता का संरक्षण की हम बात करते हैं, GS3 की बात करते हैं, जहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी बतानी है कि कैसे हम जीवों को बचा सकते हैं, पोइचिंग से बचा सकते हैं। वहाँ पे ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है कि हाँ, जो हमारे मतलब आप कह सकते हो वन्य जीव अधिकारी है, ऐसा काम कर रहे हैं कि आसानी से जो पोइचिंग वाले मतलब जो पोइचर आते हैं उनको पकड़ सकते हैं सेंसर के माध्यम से। हाल ही में इन्होंने कई जगह ऐसे प्रयोग किए थे, उसके बाद में ये पता लगा। तो ऐसी चीज़ें कहाँ बतानी होती है, आपको मेंस के एग्जाम में एग्जाम्पल लिखना होता है कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से समाधान किया जा सकता है चीज़ों को लेकर। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आप बता सकते हो कि इंफ्रारेड जो सेंसर कैमरे उनके माध्यम से हम जो जीव जंतु हमारे उनकी रक्षा कर सकते हैं, जीव जंतुओं को बचा सकते हैं, ये बता सकते हो। ये कहाँ किया था, जो कान्हा और पेंच जो कॉरिडोर है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे ऐसे प्रयोग किए थे और काफ़ी सफल रहे हैं। तो आने वाले वक्त में आप जानते हो जीवों के संरक्षण की काफ़ी बात होती है, क्योंकि जैव विविधता एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इनको बचाना बहुत ज़रूरी होती है। जीवों के आवास को, शिकारियों से इनको जीवों को बचाना जरूरी है। तो ये आप एज एग्जाम्पल आप मेंस के एग्जाम में बताओगे। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यवहारिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल ये गलियारा काफ़ी चर्चा में। कौन सा गलियारा, जो इंडिया मिडिल ईस्ट और EU जो कॉरिडोर है, ये वेरी वेरी मोस्ट है। क्योंकि पहले हम बात कर रहे थे, आपने देखा होगा चीन काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, जो अपना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के माध्यम से पूरे विश्व में छा रहा है। ठीक है, और अपना जो भी उनका GDP है उसको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और हमने भी पहले कोशिश की थी कि हम एक जो कॉरिडोर है, कौन सा कॉरिडोर, एक INSTC कॉरिडोर का नाम सुना होगा आपने ना, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात चल रही थी, जो ईरान से होकर अब मध्य एशिया से होकर यूरोप की ओर जा रहा था। तो कहीं ना कहीं उसका एक विकल्प हमें मिल गया है कि अभी हाल ही में G20 की बैठक हुई थी, उसमें ये कॉरिडोर काफ़ी चर्चा में रहा है। तो आप मैप में भी देख सकते हो ये कैसे विकसित होगा। विशेषकर ऐसा बताया जा रहा है कि भारत के 2 बंदरगाह आप कह सकते हो, गुजरात के मुंद्रा और कांडला, साथ में मुंबई बंदरगाह इसके साथ जुड़ेंगे। और विशेषकर जो फारस की खाड़ी है या मध्य एशिया के जो शहर है, देश हैं, उनसे होकर ये रास्ता गुजर रहा है और ये जा रहा है यूरोप की ओर। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा है। GDP को आप जानते हो हमारा कितना व्यापार इधर से होता है। ठीक है, और जैसे विशेषकर हमारा जो व्यापार होता है स्वेज नहर के रास्ते होता है, तो कितना हमारा ये टाइम बचा सकता है। ठीक है, और कितना व्यापार इस तरफ होता है, बाहर से हम क्या एनर्जी भी बहुत ज़्यादा मंगवाते हैं मिडिल ईस्ट से, यूरोप की ओर ये रास्ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे फायदे हैं। इसके जियोपॉलिटिक्स मुद्दे भी साथ में जुड़े हुए हैं। साथ में चीन को हम क्या कर सकते हैं, चीन का मुकाबला कर सकते हैं, आप कह सकते हो इस चीज़ों को लेकर। तो हाल ही में क्या हुआ था, G20 की जो बैठक हुई थी, उसमें ये जो कॉरिडोर है इस पर काफ़ी हुआ क्या समझौता किया गया है। ठीक है, तो ये गलियारा क्या है, इसमें क्या है, विशेषकर आप कह सकते हो जहाज, रेल, सड़क आदि के माध्यम से मतलब यूरोप तक भारत क्या है अपने आप को जोड़ने वाला है। बहुत सारे देश इसके साथ जुड़ेंगे, यूरोप के देश और मध्य एशिया के देश इसके साथ जुड़ने वाले हैं। इसमें बहुत सारे देश है, UAE से लेकर सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल और यूरोप तक भारत अपना जो भी आप व्यापार की चीज़ें कह सकते हो। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और इसमें बताया भी गया कि थोड़ा सा चैलेंज भी है। चैलेंज क्या है कि जैसे बहुत सारे बंदरगाह को आपस में जोड़ना भी एक चुनौती है, क्योंकि बहुत सारे बंदरगाह निजी सेक्टर में भी है। साथ में जैसे बहुत सारी जैसे आप जो रेल लाइन है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का भी तैयार होना बाकी है। इसमें फंडिंग की समस्या एक बड़ी समस्या आने वाली है। बहुत सारे जो पड़ोसी देश हैं उनके आपस में रिश्ते कैसे हैं, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। तो जब भी इसमें चैलेंज की बात आई तो इस चैलेंज की बात कर सकते हो। ठीक है, और जब फायदे की बात है तो इसमें व्यापार से लेकर, जियोपॉलिटिक्स से लेकर, चीन की जो प्रतिस्पर्धा है उसको लेकर कई सारे मुद्दों पर आपको बात करनी है। तो भारत में कहाँ जोड़ा जा रहा है, विशेषकर ये हमने मैप में देखा था अभी, गुजरात में मुंद्रा और कांडला, और साथ में मुंबई का जो एक बंदरगाह है वो जोड़ा जा रहा है। और इसके अलावा जैसे कौन कौन से देश में कौन से बंदरगाह है उसकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। थोड़ा थोड़ा लोकेशन देखना, कभी कभी क्वेश्चन लोकेशन वाले आ जाते हैं। ठीक है, तो इससे जियोपॉलिटिक्स में भी फायदा होने वाला है। यहाँ पे भू राजनीति को लेकर बहुत सारे मुद्दों को देखा जा सकता है। इसके अलावा जैसे भारत का जुड़ाव जो है विशेषकर पश्चिमी एशिया, भूमध्य सागर क्षेत्र से काफ़ी अच्छा एक हो सकता है। पहले जैसे आपने देखा चाबहार को लेकर चर्चा चल रही थी, विशेषकर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जो उत्तर दक्षिण जो कॉरिडोर है, ये उतना सक्सेस अभी उसको मिली नहीं है, क्योंकि इसमें भी अभी काफ़ी चीज़ें होना बाकी है। तो इसको एक वैकल्पिक रास्ता में मिल सकता है इसके माध्यम से। ठीक है, तो इससे हमारा जो टाइम लगता है ट्रेड को लेकर काफ़ी समय घट सकता है, और हमारा काफ़ी मतलब पैसा भी बचेगा, और समय पर हम जो भी वस्तुएं उनका आयात निर्यात कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, IR में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, GS2 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। इसके अलावा जैसे अभी हाल ही में जो निपा वायरस है वो फिर से चर्चा में है केरल में, लास्ट ईयर भी चर्चा में था और फिर से ये चर्चा में। तो इसको लेकर भी एक आर्टिकल अच्छा आया था कि इसका क्या कारण है, या मतलब आप प्री के हिसाब से देखो तो आपने देखा ऐसे बहुत सारे इबोला को लेकर क्वेश्चन आए प्री एग्जाम में, तो निपा वायरस को लेकर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी कोझिकोड केरल में फिर से मतलब वहाँ पर एक समस्या देखने को मिली है, और ये एक तरह से जूनोटिक स्पिल हो रहा है, यानी जानवरों से मानव में फैल रहा है। विशेषकर किससे, जो फ्रूट चमगादड़ है वहाँ का, जो फल आप कह सकते हो
फ्लूइड बेट है उसके माध्यम से ये फैल रहा है। और पहले भी ऐसा देखा गया था 2018, 19, 21 में बहुत सारे ऐसे देखे गए थे। तो आजकल ऐसी बात चल रही है कि अच्छा, विशेषकर इसको रोकथाम के लिए कई सारे भारत सरकार द्वारा और केरल सरकार के द्वारा अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे प्रबंधन को लेकर हो या फिर आइसोलेशन की बातें हो, ठीक है, रोकथाम उपचार को लेकर काफ़ी कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। और इसमें विशेषकर क्या हो रहा है कि जैसे ये भी ध्यान देखने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम जैसे आपने देखा, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और कृषि का विस्तार हो रहा है, तो आप देख रहे हो कि जो मानव है वो जंगलों की ओर विस्तार कर रहा है। आप कह सकते हो कि जैसे फ्रूट जो चमगादड़ है उस रीजन में कृषि गतिविधियां बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो जब इनका इंटरेक्शन आपस में होता है मानव और जीवों का, तो कहीं ना कहीं ऐसे संक्रमण के फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये चर्चा में था। तो बात आती है इसकी वन हेल्थ की। आपने देखा ना, वन हेल्थ बहुत ज़्यादा चर्चा में। वन हेल्थ का मतलब हो गया हमें इस नज़रिए को देखना होगा कि जीव जंतुओं साथ में जो इन्वायरमेंट है इन सबको लेकर एक एकीकृत हमें प्लान बनाना होगा, एक नज़रिया बनाना होगा, ताकि जो भी समस्या आती है मतलब आपस में जो संक्रमण फैलते हैं उनका इलाज हम कर सकते हैं। ठीक है, वन हेल्थ काफ़ी चर्चा में रहता है, कई बार आता है। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे निपा वायरस है उसकी टेक्निकल चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि मतलब कौन सी कैटेगरी का है। सबसे पहले मलेशिया सिंगापुर में फैला, क्योंकि ये प्री का है। बॉक्स में जब चीज़ें डाल रहे हैं तो ये प्री का इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनको थोड़ा सा एक बार रिविजन करना आपका काम बन जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में लीबिया में एक बहुत भयंकर बाढ़ के कारण वहाँ पे काफ़ी संख्या में वहाँ पे लोग मारे गए हैं। तो अब बात आती है कि लीबिया की जो बाढ़ है, क्योंकि ये क्वेश्चन कहाँ काम आएगा, ये मेंस के एग्जाम में काम आएगा आपके, विशेषकर GS 1 और 3 में काम आएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, है ना। तो मेंस में मैंने आपको पहले ही बताया ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अब ये बाढ़ है, इसके कारणों की जब जांच की जा रही है तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये मैन मेड है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्राकृतिक घटनाओं से आई है। तो इसके दोनों कारण हैं। आप कह सकते हो, जैसे इसको समझना चाहिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए फ्लड का तो आप बताना प्राकृतिक कारण, इसके प्राकृतिक कारण क्या है। दूसरा मानव निर्मित कारण भी है। तो जैसे इसकी हम लीबिया वाले की जांच करें, मेंस के एग्जाम में जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कारणों की हमेशा ध्यान रखना, ज्योग्राफी के क्वेश्चनों में या डिजास्टर मैनेजमेंट में थोड़ा सा अपनी खुली दृष्टि रखना, क्योंकि कोई भी एक पहलू ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कई सारे पहलू उसमें जिम्मेदार होते हैं। तो प्राकृतिक की बात करें तो हम आजकल किसकी बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं। अब हम जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण वैश्विक जो तापन है या वैश्विक तापमान की समस्याएं बढ़ रही है, तापमान की समस्या बढ़ रही है। तो इसके कारण क्या होगा, कहीं ना कहीं जो चक्रवात है, बारंबारता, या हम कह सकते हैं, आप ये कह सकते हो कि जो एक्सट्रीम क्लाइमेट है, वेदर है, जो चरम जलवायु घटनाएं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पे भी ये देखा गया था, इसको प्रैक्टिकल देखें तो लीबिया में देखा गया था, भूमध्य सागर में जो चक्रवात आया था उसका नाम देखेंगे भी, उस चक्रवात के कारण क्या हुआ, भारी वर्षा हुई। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार है, प्राकृतिक कारण हम कह सकते हैं। मानव निर्मित कारण में हम जानते हैं कि जब भी ऐसी समस्या ज़्यादा आती है तो इसका मतलब हमारा आधारभूत ढांचा कैसा है, और लीबिया का आधारभूत ढांचा कैसा आपने देखा होगा। विशेषकर लीबिया में बहुत सारे से वहाँ के ग्रह जो संकट चल रहे हैं उसके कारण आप एक ये भी कह सकते हो लीबिया एक गरीब राष्ट्र कह सकते हैं। वहाँ इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, और ना ही वहाँ पर जो आपदा प्रबंधन की चीज़ें वो सही है। तो एक तो आधारभूत ढांचा कमजोर है, दूसरा आपदा प्रबंधन की बात कर सकते हो कि वहाँ पे उतनी सूचना लोगों को मिली नहीं टाइम पे, है ना। ज्योग्राफी में प्राकृतिक कारणों में और देखें तो लीबिया क्या है, वैसे है ना, लीबिया में विशेषकर एक नदी वहाँ पे बहती है, जो माउंटेन, एक वहाँ माउंटेन पहाड़ी भी है, उससे वहाँ पे 2 बांध बने हुए हैं। तो विशेषकर जो भारी वर्षा हुई थी उसके कारण जो नदी है, नदी में बाढ़ आई और जो बांध है उनके टूटने की घटना हुई थी। तो कुछ प्राकृतिक कारण बता सकते हो कि बांध का टूटना है, ऐसा कुछ, या आप इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इसको शामिल कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कारणों को जरूर बताया जाना चाहिए, ऐसे बहुत चीज़ें काम आती है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, और साथ में जैसे ऐसे क्वेश्चन और कहाँ काम आ सकते हैं आपके, विशेषकर ऐसे क्वेश्चन काम आ सकते हैं जैसे मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं, प्री एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। कोई बहुत सारी लोकेशन चर्चा में रहती है, जब जैसे अभी लीबिया आप देखना, ये लीबिया है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, देखो यहाँ पे भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर के आसपास कौन से देश हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। साथ में लीबिया के मतलब कौन से पड़ोसी देश हैं, यहाँ पे मिस्र है, ठीक है, ट्यूनीशिया है, अल्जीरिया है, नाइजर है, चाड है, ठीक है, ये देखना चाहिए। और यहाँ पे भूमध्य सागर हो गया, और ये घटना जो घटी थी यहाँ पे, वहाँ का एक शहर है, कौन, उसका नाम क्या है, ठीक है, उसका नाम देखते हैं, जो डेरना शहर है, ठीक है, इसकी तटीय लोकेशन है। तो आजकल ऐसी घटना हो रही है कि तटों की, आप जानते हो, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तटों के डूबने का खतरा हो रहा है, या जल का स्तर बढ़ रहा है। तो ऐसे कारण भी जिम्मेदार होते हैं। प्राकृतिक घटनाओं में आप ये भी लिख सकते हो कि ऐसी घटना भी जिम्मेदार हो सकती है, ठीक है। तो कारण देखते हैं। तो हाल ही में लीबिया का जो पूर्वी बंदर का शहर है, डेरना शहर, वहाँ पे घटना घटी है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे 10 और 11 सितंबर को भारी बारिश हुई थी। नॉर्मली ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होती है, मतलब जैसे 10-15 सेंटीमीटर या मिलीमीटर, ऐसा कुछ बहुत ही कम वर्षा होती है। लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा 150 के आसपास, 150 मिलीमीटर या सेंटीमीटर ऐसा कुछ वर्षा हुई, यानी भयंकर वर्षा हुई है। और उसका जिम्मेदार क्या है, विशेषकर जो तात्कालीन जो घटना घटी है वो उसमें चक्रवात की घटना है, कि भूमध्य सागर में जो चक्रवात आए थे, चक्रवात की घटना से ये शहर ज़्यादा प्रभावित हुआ है, यहाँ पर भारी वर्षा हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कारक जिम्मेदार बताएंगे, एक तो चरम जलवायु, दूसरा वहाँ का ज्योग्राफी कैसी है, संवेदनशील ज्योग्राफी कह सकते हो, और तीसरा है आधारभूत ढांचा।
3 चीज़ें आप इसमें बता सकते हो इसके कारण है। यदि यही क्वेश्चन आया कि लीबिया में बाढ़ के कारण क्या है, तो इसको स्पेसिफिक केस स्टडी के रूप में लिखना। ठीक है, जैसे चरम जलवायु की बात करें तो 10 से 11 सितंबर में अत्यधिक बाढ़ आई थी, अत्यधिक वर्षा हुई, उसके कारण बाढ़ आई, और उसका कारण क्या था, वहाँ चक्रवात डेनियल कारण था। ठीक है, चक्रवात डेनियल ऐसे बताने चाहिए, कई बार प्री एग्जाम में भी ऐसे इफेक्ट आ सकते हैं। इसके अलावा जैसे वहाँ की ज्योग्राफी भूगोल की बात करें तो आपने ये देखा ये कहाँ स्थित है, ये तट के सागरीय तट पर स्थित है, तो यहाँ पे बहुत सारी अपर्दनकारी शक्तियाँ काम करती है, तो कहीं ना कहीं एक संवेदनशील एरिया है, साथ में पहाड़ी एरिया भी है और एक नदी भी बहती है। ठीक है, ऐसा ही कुछ नाम है उस नदी का। ठीक है, आप गूगल करना मिल जाएगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और वहाँ पे साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो बांध है, जो आधारभूत ढांचा है वो कमज़ोर है, और साथ में आप ये भी कह सकते हो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर जो आपदा प्रबंधन की चीज़ें हैं वो भी काफ़ी कमज़ोर है, उसके कारण भी ऐसी घटना घटी। तो इतनी चीज़ें आप फैक्ट चीज़ें याद रखते हो, मेंस के हिसाब से, प्री के हिसाब से आपका ये टॉपिक काम आ सकता है। तो ये 5-7 दिन में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो मैंने यहाँ पे शामिल की है। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि जो मैं शामिल करता हूँ बहुत कम न्यूज़ बताता हूँ, तो मेरा तो पढ़ने का तरीका यही है, बाद में मंथली मैगजीन से कवर करता हूँ, आपको पता है हमेशा मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, यही तरीका है। और बाकी जिसको लगे कि ये बहुत ही कम मटेरियल है तो उसको मैंने बता रखा है कि आप कोई भी यूट्यूब पर जो द हिंदू पढ़ाते हैं उनके हिसाब से आप देख सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी।